पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है ना, डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करेगा। अब जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, ये एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा और डोनर की तरह ऑफ द 1 कार्बन यूनिट्स इन द सेवरल रिएक्शंस जो कि रिक्वायर होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट DTMP के कन्वर्ट फॉर्मेशन में। इसके सिंथेसिस में कुछ रिएक्शंस चाहिए होते हैं, सेवरल रिएक्शंस, 1 कार्बन यूनिट वाले रिएक्शंस। तो उनमें जो है ना, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्सेप्टर और डोनर की तरह एक्ट करता है। अगर इंट्रासेल्युलर स्टोर फोलेट का फाल हो गया, कम हुआ, इनसफिशिएंट DTMP बनेगा और DNA की रेप्लिकेशन ही ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया होगी। ये आपको समझ आ गई, पैथोजेनेसिस बहुत ईजी है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर इसमें कैसे होंगे, ऑनसेट ऑफ अनीमिया फोलेट डेफिशिएंसी का, ये भी इंसीडियस होता है, हिडन होता है और एसोसिएटेड होता है विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, जैसे वीकनेस होगी पेशेंट को और वो ईजिली फटीगेबिलिटी होगी, उसको थक जाएगा। क्लिनिकल पिक्चर इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती है बाय द को एग्जिस्टेंट डेफिशिएंसी ऑफ अदर वाइटामिन्स, स्पेशली अल्कोहलिक्स में, क्योंकि सेल लाइनिंग हमारी GIT की हेमेटोपोएटिक सिस्टम की तरह ही टर्न ओवर कर रही होती है रैपिडली। तो सिम्टम्स जो है सिम्टम्स रेफरेबल टू द एलिमेंट्री ट्रैक, जैसे कि सोर टंग होगी, तो ये कॉमन होती है फोलेट डेफिशिएंसी में, सोर टंग। अनलाइक द विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो हमने पहले हम आगे बताएंगे, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिक एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं होगी, ठीक है। डायग्नोसिस मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया की रेडिली की जाती है फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ स्मीयर्स ऑफ पेरिफेरल ब्लड एंड बोन मैरो, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड और बोन मैरो से अनीमिया ऑफ द फोलेट डेफिशिएंसी बेस्ट डिस्टिंग्विश करते हैं हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी से बाय मेजरिंग द सीरम एंड रेड सेल फोलेट को मेजर करके एंड विटामिन B12 के लेवल्स को। अब आते हैं विटामिन B12 वाली जो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, कोबालामिन, ठीक है। B12 वाइडली प्रेजेंट होता है फूड में और ये रेजिस्टेंट होता है टू द कुकिंग एंड बॉइलिंग, और इवन ये हमारा जो गट का फ्लोरा है ना, वो भी सिंथेसाइज कर रहा होता है। अनलाइक द फोलेट, विटामिन B12 की कमी जो है ये वर्चुअली कभी भी नहीं होती बाय इनएडिक्वेट इनटेक, सिवाय वेजिटेरियंस में जो कि स्क्रप्यूलसली अवॉइड कर रहे हैं मिल्क को और एग्स को, उनमें हो सकती है, जो सख्ती से इनको अवॉइड करते हैं। इंस्टेड डेफिशिएंसीज जो है ये टिपिकली अराइज करती हैं फ्रॉम सम एब्नॉर्मलिटीज़ जो कि इंटरफेयर करें विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के साथ, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग स्टेप्स को। नंबर 1, पेप्टिक डाइजेशन जो है वो रिलीज़ करती है डाइटरी विटामिन B12 और अलो करती है उसको कि वो बाइंड करे हमारी सलाइवरी प्रोटीन के साथ, जिसको हम कहते हैं हेप्टोकोरिन के साथ। अब जैसे ये एंटर करेगा डुओडेनम में, नंबर 2, तो हेप्टोकोरिन B12 का कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसेस होते हैं हमारे पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस की मदद से और ये रिलीज़ करवा देंगे विटामिन B12 को, जो कि फिर अटैच होगा इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पेराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक फंडिक म्यूकोजा से सिक्रीट होगा, उसके साथ अब अटैच हो गया। अब नंबर 3, इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 का जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये पास होगा डिस्टल इलियम में। अब डिस्टल इलियम में जाएगा और जाके अटैच हो जाएगा टू द क्यूबिलिन। क्यूबिलिन एक रिसेप्टर है फॉर द इंट्रिंसिक फैक्टर और फिर यहाँ पे अब ये टेकअप हो जाएगा इनटू द इंटेरोसाइट, ठीक है, क्यूबिलिन की मदद से। नंबर 4 है जो अब्जॉर्ब विटामिन B12 जो है ना, ये अब ट्रांसफ़र होगा अक्रॉस द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेरोसाइट से टू द प्लाज्मा ट्रांसकोबालामिन, वहाँ चला जाएगा जो डिलीवर करेगा विटामिन B12 को लिवर की जानिब और बाकी सेल्स ऑफ द बॉडी की तरफ, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट हो गया। अब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी ना हैंडल करती है विटामिन B12 को वेरी एफिशिएंटली। ये स्टोर होता है हमारे लिवर में, जो कि नॉर्मली कंटेन करता है रिजर्व्स जो सफिशिएंट होते हैं टू सपोर्ट बॉडीली नीड्स फॉर 5 to 20 ईयर्स तक, इतने ज़्यादा उसमें स्टोर होते हैं। क्योंकि ये लार्ज लिवर स्टोर्स जो हैं, इनकी वजह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के जो है ना, वो उनको सालों लग जाते हैं और ये अनरिकॉग्नाइज्ड मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से, यानी सालों तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड मेल अब्जॉर्प्शन होती है, पता ही नहीं चलती क्योंकि इतने ज़्यादा लिवर में स्टोर्स होते हैं। अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो कॉज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का है वो है पर्निशियस अनीमिया, जो कि बिलीव हुई है टू रिजल्ट फ्रॉम एन ऑटो इम्यून अटैक हो जाता है हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे, जो सप्रेस कर देगा प्रोडक्शन हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर की। हिस्टोलॉजिकली देखें तो यहाँ पे हिस्टोलॉजिकली यानी क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाती है, जिसमें मतलब पेराइटल सेल्स का लॉस हो जाता है। ये प्रोमिनेंट इनफिल्ट्रेट है प्रोमिनेंट इनफिल्ट्रेट लिम्फोसाइट्स का और प्लाज्मा सेल्स का, और मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस हो जाएंगे म्यूकोजल सेल्स में, जो कि सिमिलर होंगे टू दोज फाउंड इन द एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर, ठीक है, उस जगह पे।
सीरम जो है ना उस मोस्ट अफेक्टेड पेशेंट का, उनमें सेवरल टाइप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी जो कि ब्लॉक करेंगी बाइंडिंग विटामिन B12 की टू द इंट्रिंसिक फैक्टर, या प्रिवेंट करेंगी बाइंडिंग इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के कॉम्प्लेक्स को ट्यूबुलिन के साथ ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है ना ये डायग्नोस्टिक यूज़ होती हैं, लेकिन ये नहीं है थॉट टू बी प्राइमरी कॉज ऑफ द गैस्ट्रिक पैथोलॉजी। रादर इट सीम्स दैट एन ऑटो रिएक्टिव T cell response initiates the gastric mucosal injury and triggers the formation of auto antibodies। यानी कि मेन जो रीज़न है वो ये है कि ऑटो रिएक्टिव T cell रिस्पॉन्स हो रहा होता है जो कि हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी करवाता है और ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाता है। When the mass of intrinsic factor secreting cells falls below a threshold, यानी थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा कम हो जाएगा उनका मास, द रिजर्व्स ऑफ द स्टोर्ड विटामिन B12 आर डिप्लीटेड, तो फिर अनीमिया डेवलप कर जाएगी। बाकी जो कॉजेज़ हैं विटामिन B12 मेल एब्जॉर्प्शन के, उनमें हमारे पास गैस्ट्रेक्टोमी आ जाता है जिसमें मतलब कि लॉस हो जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स का। इसके अलावा इलियल रीसेक्शन है जिसमें रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स के अब्जॉर्बिंग वाले सेल्स का लॉस। और इसके अलावा डिसऑर्डर्स हैं जो कि डिसरप्ट कर देते हैं हमारे फंक्शन ऑफ द डिस्टल इलियम का, जैसे क्रोहन डिजीज़ में होता है या ट्रॉपिकल स्प्रू में एंड विपल डिजीज़ में। पार्टिकुलरली जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें गैस्ट्रिक एट्रोफी और एक्लोराइडिया जो है ना ये भी इंटरफेयर करती है विद द प्रोडक्शन ऑफ द एसिड एंड पेप्सिन, जो कि ज़रूरी होते हैं, नीडेड हैं टू रिलीज़ द विटामिन B12 फ्रॉम इट्स बाउंड फॉर्म इन द फूड। ठीक है, तो बाउंड फॉर्म में जब आता है फूड में तो उसमें से इसको रिलीज़ यही करवाते हैं एसिड एंड पेप्सिन। तो यही नहीं होंगे गैस्ट्रिक एट्रोफी में और एक्लोराइडिया में, तो भी यही डेफिशिएंसी होगी, B12 की मेल एब्जॉर्प्शन होगी। द मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अनीमिया ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी वो इंटरट्वाइंड है विद द फोलेट मेटाबॉलिज्म। देखिए विटामिन B12 जो है ना ये चाहिए होता है फॉर द रीसाइक्लिंग ऑफ द टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि डिस्क्राइब हमने पहले किया। टेट्राहाइड्रोफोलेट हमने कहा कि फोलेट की वो फॉर्म है जो कि चाहिए होती है DNA की सिंथेसिस के लिए। इन कीपिंग विद दिस रिलेशनशिप द अनीमिया ऑफ द विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज रिवर्स्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलेट। ठीक है, तो फोलेट दे के भी हम इसको सही कर सकते हैं। बाय कंट्रास्ट फोलेट की एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंट नहीं करती और इनफैक्ट वर्सन कर देगी सर्टेन न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स को जो कि स्पेसिफिक होते हैं हमारी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में। जो मेन न्यूरोलॉजिक लेजन्स जो एसोसिएटेड है ना इस डिजीज़ में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, वो है डीमाइलिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉलम्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये याद रखना है, इनकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। समटाइम ये पेरिफेरल नर्व्स में भी बिगिन करता है। इन टाइम एक्सोनल डीजेनरेशन में सुपरवीन, ठीक है, वो एक्सोनल डीजेनरेशन भी हो सकती है। द सिवियरिटी ऑफ द न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन जो है वो रिलेटेड नहीं है टू द डिग्री ऑफ द अनीमिया। Indeed, neurologic disease may occur in the absence of overt megaloblastic anemia। यानी इस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता कि न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन जो है वो डिपेंड करें डिग्री ऑफ अनीमिया, जितनी अनीमिया उतनी न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन, ऐसा नहीं है। इंडेड जो न्यूरोलॉजिक डिजीज़ है ना वो इन द एब्सेंस ऑफ द ओवर्ट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में भी हो सकती है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी में वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं, जैसा कि सारी एनीमियाज़ में होता है। फाइंडिंग्स जो है उसमें है पेलार, ईजी फटिगेबिलिटी होती है, एंड इन सीवियर केसेस डिस्निया होता है, इवन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। The increased destruction of the erythroid progenitor because of the ineffective erythropoiesis may give rise to mild jaundice हो सकती है, and megaloblastic changes in the oropharyngeal epithelium may produce a beefy red tongue। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि beefy red tongue हो सकती है oropharyngeal epithelium में। स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ जो है ना वो बिगिन करती है विद द सिमेट्रिक नमनेस, टिंगलिंग एंड बर्निंग इन द फीट और हैंड्स, फॉलोड बाय अनस्टेडीनेस होगी गेट की एंड लॉस ऑफ द पोजीशन सेंस, पार्टिकुलरली टोज में लॉस ऑफ द पोजीशन सेंस होगा। ठीक है, आल्दो अनीमिया जो है ना रिस्पॉन्ड करेगी ड्रामेटिकली टू द पैरेंटल जब हम विटामिन B12 देंगे, न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन जो है ना वो फेल हो जाएंगे टू रिजॉल्व। पेशेंट विद द पर्निशियस अनीमिया को इंक्रीज रिस्क होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें ज़्यादा चांस होते हैं। फाइंडिंग जो सपोर्ट करती हैं डायग्नोसिस इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की, उसमें है कि हमें लो सीरम विटामिन B12 मिलेगा सीरम में। ठीक है,
एक ये हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं। दूसरा, हमें ना फोलेट के लेवल बढ़े हुए भी मिल सकते हैं या नॉर्मल भी मिल सकते हैं। तीसरा, हमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया मॉडरेट टू सीवियर मिलेगी, मैक्रो। तो चौथा, हमें ल्यूकोपीनिया या हाइपर सेगमेंटेड ग्रेन्युलोसाइट मिलेंगे। पांचवा, ड्रामेटिक रेटिकुलोसाइटिक रिस्पॉन्स मिलेगा 2 से 3 दिनों में ड्यू टू पारेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन B12। उसकी वजह से मतलब ये ज़्यादा बड़ा है रेटिकुलोसाइटिक रिस्पॉन्स। पर्निशियस एनीमिया जो है ना, ये एसोसिएटेड है विद ऑल ऑफ दीज फाइंडिंग्स प्लस द प्रेजेंस ऑफ द सीरम एंटीबॉडीज टू द इंट्रिंसिक फैक्टर। तो वो हमें एंटीबॉडीज़ भी मिल सकती हैं। दैट्स इट। अगली हमारे पास अनीमिया आ जाती है ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपोटेंट माइलोइड जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, ये सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो फेलियर हो जाएगा और पैनसाइटोपिनिया होगी। मैरो ऑफन वर्चुअली डिवॉइड होता है रिकॉग्नाइजेबल हेमेटोपोएटिक एलिमेंट्स का। इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्योर रेड सेल एप्लेजिया। ठीक है, उससे हमने इस डिजीज़ को डिस्टिंग्विश करना है प्योर रेड सेल एप्लेजिया, जिसमें सिर्फ एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर अफेक्ट होते हैं और अनीमिया इज़ द ओनली मैनिफेस्टेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोन मैरो फेलियर हो रहा है और पैनसाइटोपिनिया भी हो रही है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस पे आए। पैथोजेनेसिस ऑफ ए प्लास्टिक अनीमिया इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड, लेकिन 2 मेजर एटियोलॉजीज इन्वोक हुई हैं, जिसमें एक एक्सट्रिंसिक इम्यून मेडिएटेड सप्रेशन ऑफ द मैरो प्रोजेनिटर हो रही है, दूसरी इंट्रिंसिक एबनॉर्मलिटी है स्टेम सेल्स की ही। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ने फोकस किया है ऑन अ मॉडल इन विच द एक्टिवेटेड टी सेल सप्रेस द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, ये जाके इनको सप्रेस कर रहे हैं। ये हाइपोथेसाइज हुआ है कि हमारे जो स्टेम सेल्स हैं ना, ये पहले एंटीजेनिकली एल्टर हो जाते हैं बाय एक्सपोजर टू द ड्रग्स की वजह से या इन्फेक्शियस एजेंट से या किसी अनआइडेंटिफाइड इन्वायरमेंटल इंसल्ट की वजह से ये स्टेम सेल्स एल्टर हो जाते हैं एंटीजेनिकली। तो ये प्रोवोक करेगा सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, जिसके दौरान जो है एक्टिवेटेड टी हेल्पर 1 सेल्स जो है वो साइटोकाइंस बनाएंगे, जैसे इंटरफेरोन गामा बनाएंगे और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो जाके सप्रेस करेगा और किल कर देगा हमारे हेमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर्स को। तो ये सिनेरियो जो है ना, ये सपोर्ट हुआ है बाय एक्सपीरियंस विद द इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो डायरेक्टेड है हमारे टी सेल्स के अगेंस्ट। तो जब हमने इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी तो हमारा हेमेटोपोएसिस जो है वो वापस रीस्टोर हो गई 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स में। तो इससे हमें ये हुआ कि यही मेन रीज़न है इस एप्लास्टिक अनीमिया का। इसके अलावा अल्टरनेटिवली हम देखें द नोशन दैट एप्लास्टिक अनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रिंसिक स्टेम सेल एबनॉर्मलिटी। तो ये सपोर्ट हुआ है बाय द ऑब्जर्वेशन शोइंग दैट फ्रॉम 5% to 10% पेशेंट्स हैव इनहेरिटेड डिफेक्ट्स इन द टीलोमेरेज। ठीक है, इनको टीलोमेरेज में इनहेरिटेड डिफेक्ट है, जो कि मेंशन अर्लियर, जैसा कि हमने अर्लियर मेंशन किया कि वो चाहिए होता है फॉर द मेंटेनेंस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम्स। हमें पता है टीलोमेरेज का ये काम होता है। यह हाइपोथेसिस हुआ है कि टीलोमेरेज का डिफेक्ट जो है ना, वो लीड करेगा प्री मेच्योर सेनेसेंस ऑफ द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ऑफ फर्दर इंटरेस्ट द बोन मैरो सेल्स in an additional 50% of the cases have usually short telomeres। ठीक है, यानी बाकी जो 50% केसेस हैं, अब उनमें जो है जो लोगों में शॉर्ट टीलोमेरेज है, पॉसिबली स्टेमिंग फ्रॉम एज येट अनडिस्कवर्ड डिफेक्ट्स इन द टीलोमेरेज और एक्सेसिव रेप्लिकेशन ऑफ द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। इस रीज़न की वजह से भी इनको शॉर्ट टीलोमेरेज हो सकते हैं। अब ये 2 मैकेनिज़्म जो है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली जो एल्टर्ड स्टेम सेल्स हैं, एग्जांपल जैसे दोज विथ एबनॉर्मल टीलोमेयर्स आल्सो माइट एक्सप्रेस नियो एंटीजन। अब ये नियो एंटीजन भी जो है ना, ये भी सर्व करते हैं एज अ टारगेट फॉर द टी सेल अटैक। यानी ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जिससे हमें इसका आइडिया होगा कि एप्लास्टिक अनीमिया की पैथोजेनेसिस किस तरह है। अब क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं तो एप्लास्टिक अनीमिया जो है वो अफेक्ट करती है पर्सन ऑफ ऑल एजेस को एंड बोथ सेक्सेस को। स्लोली प्रोग्रेसिव अनीमिया कॉज करवाती है, इंसीडियस डेवलपमेंट होगी वीकनेस की, पेलार एंड डिस्निया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है ऑफन मैनिफेस्ट करती है विथ पेटिकेयर, इक्काइमोसिस होगी। ठीक है, न्यूट्रोपिनिया जो है वो सेट होती है द स्टेज, सेट कर देती है स्टेज फॉर द सीरियस इन्फेक्शन, क्योंकि न्यूट्रोपिनिया भी हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है टू सेपरेट द एप्लास्टिक अनीमिया को फ्रॉम द अनीमिया कॉज्ड बाय द मैरो इनफिल्ट्रेशन, जो हमारी माइलोथिसिक अनीमिया, उससे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसके अलावा ए ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया से भी
एंड ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ से भी, जिसमें मतलब सिमिलर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं लेकिन ईजीली डिस्टिंग्विश होती हैं बाय एग्जामिनेशन ऑफ बोन मैरो। क्लिनिकल पिक्चर इनकी भी सेम ही होती है लेकिन फिर हम उनको बोन मैरो के एग्जामिनेशन से ही हमें फिर कंफर्म होता है। एप्लास्टिक एनीमिया जो है ना, ये स्प्लीनोमेगैली नहीं करवाती। अगर होगी तो अनदर डायग्नोसिस जो है वो हमें ढूंढनी होगी। मेन स्प्लीनोमेगैली पे हमने रिलाई नहीं करना। द प्रोग्नोसिस इसकी अनप्रिडिक्टेबल होती है। विथड्रॉल ऑफ एन इंसाइटिंग ड्रग समटाइम लीड टू द रेमिशन, बट दिस इज़ द एक्सेप्शन। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन जो है ना ऑफन क्यूरेटिव होती है, पार्टिकुलरली नॉन ट्रांसफ्यूज पेशेंट्स में जो कि 40 साल से यंग हो एज में। ट्रांसफ्यूजन जो है सेंसिटाइज कर देती है पेशेंट को टू द एलो एंटीजन और प्रोड्यूस करती है हाई रेट ऑफ इनग्राफ्टमेंट फेलियर। थस इट मस्ट बी मिनिमाइज्ड इन द पर्सन एलिजिबल फॉर द ट्रांसप्लांटेशन। सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन जो है ना वो रिक्वायर करती है कंडीशनिंग विथ इम्यूनोसप्रेसिव रेडिएशन या कीमोथेरेपी। ठीक है, इसके साथ हमें कंडीशनिंग करनी होती है, री इन्फोर्सिंग द नोशन दैट ऑटो इम्यूनिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिजीज़। एज मैंशन अर्लियर, पेशेंट जो कि पुअर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट्स होते हैं ऑफन वो बेनिफिट पा लेते हैं फ्रॉम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। ठीक है, तो ये हमें साथ में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी भी देनी होगी। दैट्स इट। अब हमारी लास्ट अनीमिया रह गई है जो कि है माइलोथिसिक अनीमिया। माइलोथिसिक अनीमिया इज़ कॉज्ड बाय एक्सटेंसिव इनफिल्ट्रेशन मैरो की बाय द ट्यूमर्स ऑफ अदर लेजन। ट्यूमर्स से या फिर अदर लेजन्स से जो है ना हमारे मैरो की इनफिल्ट्रेशन हो जाए। ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है विद मेटास्टेटिक ब्रेस्ट, लंग या प्रोस्टेट के कैंसर के साथ। बाकी जो ट्यूमर्स हैं उनमें एडवांस ट्यूबरक्लोसिस, लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर्स एंड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस जो है ना ये भी प्रोड्यूस करेंगी सिमिलर क्लिनिकल पिक्चर। प्रिंसिपल जो मैनिफेस्टेशन है उनमें अनीमिया आ जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इन जनरल वाइट सेल सीरीज़ जो है वो हमेशा लेस अफेक्ट होती है। अनीमिया तो हो रही है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, लेकिन वाइट सेल कम अफेक्ट हो रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिकली मिस शेप हमें रेड सेल्स मिलेंगे जो कि टीयर ड्रॉप्स को रिजेंबल करेंगे, और पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हमें ये मिलेगा। इमेच्योर ग्रेन्युलोसाइटिक एंड एरिथ्रोसाइटिक प्रीकर्सर्स भी हमें मिलेंगे। इमेच्योर ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टोसिस अलॉन्ग विथ माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट इसका हमने हमारा जो है डायरेक्टेड होता है एट द अंडरलाइन कंडीशन। अब समरी पे आ जाते हैं। हमने इसमें पढ़ा अनीमिया ऑफ द डिमिनिश्ड एरिथ्रोपोइसिस। सबसे पहले हमने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कही कि क्रोनिक ब्लीडिंग की वजह से या इनएडिक्वेट आयरन इनटेक है तो इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन बनेगा और हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक रेड सेल्स बनेंगे। फिर हमने अनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखी जिसमें हमने कहा कि इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की वजह से होती है जो हेप्सिडिन का लेवल बढ़ा देते हैं और इसीलिए आयरन सिक्वेस्टर हो जाता है बाय द मैक्रोफेजेस एंड आल्सो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। फिर हमने मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कही कि फोलेट या विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है और उससे ना इनएडिक्वेट सिंथेसिस होगी थायमिडिन की और डीएनए की रेप्लिकेशन भी डिफेक्टिव होगी। इसके अलावा इससे इनलार्ज एबनॉर्मल हेमेटोपोइटिक प्रीकर्सर्स बनेंगे, मेगालोब्लास्ट बनेंगे, इनफेक्टिव हेमेटोपोइसिस होगी, मैक्रोसाइटिक अनीमिया होगी और मोस्ट केसेस में पैनसाइटोपिनिया। फिर हमने एप्लास्टिक अनीमिया पढ़ी कि ये बोन मैरो के फेलियर की वजह से होता है जिसमें हाइपोसेलुलैरिटी हो जाती है। डाइवर्स कॉजेज़ हैं, इसमें एक्सपोजर टू टॉक्सिन भी कॉज हो सकता है, रेडिएशन भी, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ड्रग्स से या वायरसेस से, इनहेरिटेड डिफेक्ट टीलोमेरेज में भी हो सकता है या डीएनए रिपेयर। फिर लास्ट में मैंने माइलोथिसिक अनीमिया कहा कि ये जो है ना रिप्लेसमेंट जब हो जाए बोन मैरो की बाय इनफिल्ट्रेटिव प्रोसेस, जैसे कि मेटास्टेटिक कोई कार्सिनोमा आ जाए या ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ हो जाए हमारे मैरो में, तो ये अनीमिया होगी। तो ये लीड करता है टू द अपीयरेंस ऑफ अर्ली एरिथ्रॉइड एंड ग्रेनुलोसाइटिक प्रीकर्सर जिसको हम कहते हैं ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टोसिस एंड टीयर ड्रॉप शेप्ड रेड सेल्स मिलेंगे हमें पेरिफेरल ब्लड में। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब वाइट सेल डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करने से पहले ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस ये डिनोट करता है कि इंक्रीज़ आ जाए हमारे रेड सेल्स में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पेरिफेरल ब्लड। ठीक है, ये एब्सोल्यूट हो सकता है, डिफाइंड एज द इंक्रीज आ जाए इन द टोटल रेड सेल मास, या फिर ये रिलेटिव भी हो सकता है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। जो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया है ना ये रिजल्ट करती है डिहाइड्रेशन की वजह से, जैसा कि तब होता है जब वाटर डिप्राइवेशन हो, प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग हो रही हो, डायरिया हो, या फिर हम डायूरेटिक्स का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो।
जबकि जो एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया है ये इसको हम डिस्क्राइब करते हैं प्राइमरी, जब इंक्रीज्ड रेड सेल मास हो जो रिजल्ट करे किसी ऑटोनोमस प्रोलिफरेशन ऑफ द एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर्स की वजह से, ठीक है, यानी एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर्स की प्रोलिफरेशन हो रही है ज़्यादा, तो प्राइमरी। या सेकेंडरी भी हो सकती है जब एक्सेसिव प्रोलिफरेशन जो है स्टेम करे फ्रॉम एलिवेटेड लेवल ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन की वजह से। जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है, पॉलीसाइथीमिया वीरा, ये क्लोनल माइलोइड नियोप्लाज्म है जो हम बाद में इस चैप्टर में देखेंगे। द इंक्रीज इन द एरिथ्रोपोइटिन लेवल जो कि हमारी सेकेंडरी फॉर्म करवा रहा है ऑफ द एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया, तो उसके वेराइटी ऑफ कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वाली के। तो ये सारे हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्लासिफिकेशन पॉलीसाइथीमिया की। यहाँ पे रिलेटिव है, रिड्यूस्ड प्लाज्मा वॉल्यूम हुआ है, यानी उसमें हीमो कंसनट्रेशन होती है, हीमो कंसनट्रेशन हो रही थी, जैसा कि हमने कहा कि डिहाइड्रेशन वगैरह में, डायूरेटिक्स, डायरिया, वोमिटिंग की वजह से हीमो कंसनट्रेशन हो रही है, रिड्यूस्ड प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो आरबीसी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मास बढ़ रहा है उनका। एब्सोल्यूट वाली में हमने कहा प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी, यानी टोटल रेड सेल मास जो है ना एब्सोल्यूट में बढ़ता है। तो प्राइमरी वाली में जो है वो कोई भी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो माइलोइड स्टेम सेल्स की, नॉर्मल या लो एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स की वजह से भी हो सकता है, जिसको हम पॉलीसाइथीमिया वीरा कहते हैं, ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। या फिर जो है प्राइमरी वाली क्यों हो सकती है, इनहेरिटेड कोई एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो इन द एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर में, ये रेयर कंडीशन है। अब जो सेकेंडरी वाली है उसके भी डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन लेवल बढ़ जाए, या फिर उसमें कोई एडाप्टिव कॉज हो सकता है, कोई लंग डिजीज़ की वजह से, हाई एल्टीट्यूड पे हम चले जाएं, हाई एल्टीट्यूड लिविंग, या साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी के पैरानियोप्लास्टिक कॉजेज़ हैं, जिसमें कोई एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो सकता है, तो वो भी पॉलीसाइथीमिया हो गई, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटोमा सेलुलर कार्सिनोमा, सेरिबेलर हेमेंजोब्लास्टोमा। इसके अलावा सेकेंडरी के कॉज है सुरेप्टिशियस, तो इसमें है एंड्योरेंस एथलीट्स, ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके कॉजेज़ हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वाइट सेल के डिसऑर्डर्स। रेड सेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिसऑर्डर्स हमारे वाइट सेल्स के जो हैं उसमें आ जाते हैं डेफिशिएंसीज, जैसे कि ल्यूकोपीनिया, और प्रोलिफरेशंस भी हो सकती हैं जो कि रिएक्टिव भी हो सकती हैं या नियोप्लास्टिक। रिएक्टिव जो प्रोलिफरेशंस होती हैं ना इन रिस्पॉन्स टू द प्राइमरी ऑफ एन माइक्रोबियल डिजीज़, तो वो कॉमन है। नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स जो हैं आल्दो लेस कॉमन होते हैं, लेकिन ये मोर ओमनियस होते हैं। दे कॉज अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ ऑल कैंसर डेथ एडल्ट्स में एंड अ स्टेजरिंग 40% इन चिल्ड्रन, जो कि 15 साल की उम्र से कम में होते हैं। Presented next are the brief description of some non-neoplastic condition followed by more detailed consideration of the malignant proliferation of the white cells। तो दोनों हम देखेंगे आगे डिटेल में। सबसे पहले हम आ जाते हैं नॉन नियोप्लास्टिक वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वाइट सेल्स के, जिसमें सबसे पहले है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया जो है ना रिजल्ट करती है मोस्ट कॉमनली फ्रॉम डिक्रीज आ जाए इन द ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में मतलब डिक्रीज आ जाए, जो कि हमारे क्या है, न्यूमरस सर्कुलेटिंग वाइट सेल्स होते हैं हमारे। लिम्फोपीनिया जो है ये लेस कॉमन है और ये एसोसिएटेड है विद रेयर कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ के साथ, एडवांस्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV इन्फेक्शन के साथ, एंड ट्रीटमेंट विद द हाई डोज हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दें तब, तो उसमें जो है लिम्फोपीनिया होती है। ओनली द मोर कॉमन ल्यूकोपीनिया है ना ग्रेन्युलोसाइट्स की, वो यहाँ पे डिस्कस हुई है। सबसे पहले आ जाते हैं न्यूट्रोपीनिया या ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस पे। रिडक्शन आ जाए इन द नंबर ऑफ द ग्रेन्युलोसाइट्स में इन द ब्लड इज़ नॉन एज न्यूट्रोपीनिया, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो कम हो जाए, या फिर जब सिवियर ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस हो जाए, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो कम हो गए हैं। तो न्यूट्रोपेनिक जो पर्सन्स हैं ना ये ससेप्टेबल होते हैं सीवियर और पोटेंशियली फैटल, इनको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है ना वो बढ़ता जाएगा शार्पली एज द न्यूट्रोफिल काउंट फॉल्स बिलो 500 सेल्स पर माइक्रोन लीटर, ठीक है। जब न्यूट्रोफिल का काउंट 500 सेल्स पर माइक्रोन लीटर से कम होगा ना, तो और ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस बढ़ेगा। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें।
मैकेनिज्म जो अंडरलाई करता है न्यूट्रोपीनिया को वो डिवाइड हुआ है दो ब्रॉड कैटेगरीज में। एक तो है डिक्रीज ग्रेन्यूलोसाइट की प्रोडक्शन हो रही है। देखिए क्लिनिकली इंपॉर्टेंट जो रिडक्शन हो रही है ना ग्रेन्युलोपोइसिस में, तो ये मोस्ट ऑफन कॉज हुई है मैरो के हाइपोप्लेजिया की वजह से, जो कि ट्रांजिएंटली कैंसर कीमोथेरेपी में होता है और क्रोनिकली एप्लास्टिक एनीमिया में भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी मैरो के हाइपोप्लेजिया की वजह से हो रहा है, या फिर एक्सटेंसिव रिप्लेसमेंट हुई है मैरो की बाय द ट्यूमर्स, जैसे कि ल्यूकीमिया में होता है। ठीक है, मैरो में ट्यूमर्स आ गए हैं, तो इस वजह से ग्रेन्युलोसाइट की प्रोडक्शन ही कम हो गई है। अल्टरनेटिवली न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन जो है ना वो भी सप्रेस हो सकती है, जबकि जो बाकी ब्लड लीनिएजेस हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगी। ये मोस्ट ऑफन कॉज होता है सर्टेन ड्रग्स से या फिर नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स से एंड नेचुरल किलर सेल्स से, जिसको हम लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों कह रहे हैं लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया? क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की और एनके सेल्स की बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, तो उसकी वजह से भी जो है ना हमारा ग्रेन्युलोसाइट की प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। दूसरी हमने जो पैथोजेनेसिस को डिवाइड किया न्यूट्रोपीनिया को, कि न्यूट्रोपीनिया क्यों हो रही है, ग्रेन्युलोसाइट क्यों कम हो रहे हैं, वो है कि इंक्रीज ग्रेन्युलोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, टूट रहे हैं ज़्यादा, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये जो है ये इनकाउंटर होता है विद द इम्यून मेडिएटेड इंजरी से, ट्रिगर्ड बाय सम केसेस बाय ड्रग्स से, कुछ केसेस में ड्रग्स की वजह से हो सकता है, या फिर इन ओवरवेलमिंग बैक्टीरियल फंगल या रिकेशियल इन्फेक्शंस में, जो कि हो सकता है फ्रॉम इंक्रीज्ड पेरिफेरल यूज़, यानी कि इन सेल्स का इन इन्फेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है तभी वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा स्प्लीनोमेगैली जो है ना ये भी लीड कर सकती है टू द सीक्वेस्ट्रेशन एंड एक्सेलरेटेड रिमूवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, स्प्लीनोमेगैली हुई है जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी से रिमूव हो रहे हैं और टूट रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये भी दूसरा पैथोजेनेसिस है न्यूट्रोपीनिया का। अब हम मॉर्फोलॉजी पे आते हैं, तो एल्ट्रेशंस इन द बोन मैरो जो है ना वो डिपेंड करती हैं अंडरलाइंग कॉज पे। कंपनसेटरी मैरो हाइपर सेलुलैरिटी देखी गई है जब एक्सेसिव न्यूट्रोफिल की डिस्ट्रक्शन हो रही हो, जाहिर सी बात है वो हाइपर सेलुलर हो जाएगा, या फिर जब इनफेक्टिव ग्रेन्युलोपोइसिस हो रही है, यानी ग्रेन्युलोपोइसिस इनफेक्टिव है तो भी वो हाइपर सेलुलर होगा, जैसा कि मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में होता है। अब ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि सप्रेस करती हैं ना ग्रेन्युलोपोइसिस को, वो एसोसिएट